हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 3 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस बनाए गए तो किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू किस तरह से बनाए जा सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल करें आंसर राइटिंग में, ताकि अच्छे जवाब लिखकर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सके। सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 3 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला समाचार या पहली खबर ये रही, देखते हैं। तो पहले समाचार में या पहले करंट अफेयर में हमको ये पढ़ना है कि चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज्ड। भारत ने चाइना से पाकिस्तान की तरफ कुछ न्यूक्लियर कार्गो जा रहा था, उसको मुंबई का जो एक पोर्ट है वहां पर सीज कर लिया। सबसे पहली चीज तो ये कि ये न्यूक्लियर कार्गो का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर कार्गो का मतलब होता है ऐसा सामान जो या तो रेडियो एक्टिव हो, फिजाइल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए, या फिर इस तरीके का सामान या फिर ऐसा इक्विपमेंट जो भले ही रेडियो एक्टिव ना हो, फिजाइल मटेरियल ना हो, मगर उसके बाद भी उसका उपयोग किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में, उनकी प्रोसेसिंग में, उनके प्रोडक्शन में किया जा सकता हो, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको किसी इक्विपमेंट को बनाना हो, उसमें बनाने के लिए कोई चीज अगर इस्तेमाल हो रही हो, इस तरीके की जितनी भी चीजें आती हैं जो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को या मिसाइल्स वगैरह को डेवलप करने में यूज की जा सकती हैं, वो सारा का सारा सामान जो है न्यूक्लियर कार्गो की कैटेगरी में आता है। तो समाचार यही है कि इसी तरीके का कुछ न्यूक्लियर कार्गो चाइना से पाकिस्तान जा रहा था और उसको भारत ने या भारत की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने सीज कर लिया। अब पहली बात तो ये कि ये सामान आखिर जो सीज किया गया है या फिर ये जो न्यूक्लियर कार्गो सीज किया गया है, इसमें हमने पकड़ा क्या है। तो जवाब है, हमने दो एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स, जिसको कई बार सीएनसी मशीन्स भी बोला जाता है, उनको सीज किया। ये कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन्स क्या होती हैं? कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन्स बेसिकली ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें आप कंप्यूटर की मदद से कोई भी कमांड दीजिए उन्हें और वो उस तरीके का शेप या उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर तैयार कर देती हैं। जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है उन्होंने लेथ मशीन का नाम सुना होगा। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसको कई बार यूनिवर्सल मशीन भी बोला जाता है। मशीनिंग एंड पूरा आपका जो एक साइंस होती है, सब्जेक्ट शायद 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उसमें मशीनिंग के बारे में, मेटल कटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें लेथ मशीन का जिक्र आता है। अब लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर मेटल कटिंग होती है, शेपिंग की जा सकती है, उसके उसमें ड्रिलिंग की जा सकती है, बोरिंग की जा सकती है, सारे जितने भी काम है मेटल के साथ में आप लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हो। आज की तारीख में जो लेथ मशीन्स दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी खासियत यह है कि उनको मैनुअली आपको हाथ से चलाने की जरूरत नहीं है। एक तो वो पावर ऑपरेटेड है, प्लस साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर पर कमांड दे दोगे तो जिस तरीके का आपने कमांड दिया है उस शेप का, उस साइज का जो भी इक्विपमेंट आपने काटना है, मेटल को जिस भी शेप साइज में काटना है उस साइज में वो आपको काट कर दे देगी। जब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था तब तक ये था कि आपको किसी को बैठाना पड़ता था उस मशीन के ऊपर और फिर वो जो है उसके ऊपर मेटल कटिंग करता था। अब उसकी स्किल कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया वो आपका कह सकते हैं टेक्नीशियन है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता था कि जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आना है कितना अच्छा है। अब उसकी जरूरत ही नहीं है, आपने कंप्यूटर में कुछ भी जो भी अपनी कमांड फीड करी है उसके बेसिस पर आपको मशीन जो है वो शेप काट कर दे देगी। तो इस तरीके की सीएनसी जो मशीन्स होती हैं या फिर सीएनसी लेथ मशीन्स जो हैं, ये पाकिस्तान जा रही थी चाइना की पोर्ट से और इनको जो है यहाँ पर सीज किया गया। इन्हें बनाया किसने था? इटली की एक कंपनी है जिसका नाम है जीकेडी, उन्होंने इसको बनाया था। द कंसाइनमेंट वॉज शिप्ड फ्रॉम चाइना's शेकोऊ port on January 9 on a merchant vessel CMA CGM Attila, a Malta flagged vessel. It was heading to Karachi port with Cosmos Engineering being the consignee. मतलब ये कि चाइना का शेखोऊ पोर्ट है, वहां पे ये जो दो मशीनें हैं जिनको हमने सीज किया है, इनको वहां पर चढ़ाया गया था एक जहाज पर, जिस जहाज का नाम है, एक लंबा चौड़ा नाम है CMA CGM अटीला, और इसके ऊपर माल्टा देश का फ्लैग लगा हुआ है। इन मशीनों को चाइना के शेखोऊ पोर्ट पर इस अटीला नाम के जहाज में चढ़ाया गया और यहां से फिर इसको कराची भेजा जा रहा था। एंड कराची भेजने के लिए जो कंपनी इसमें रिस्पॉन्सिबल थी या जिसकी जिम्मेदारी थी कराची भेजने की, उसका नाम है कॉस्मोस इंजीनियरिंग। ये कंसाइनी बने हुए थे। कंसाइनी का मतलब होता है जो जिम्मेदारी लेता है आपका सामान जहां पर भी डिलीवर करना है उसकी। तो इस कंसाइनमेंट को डिलीवर करने की जिम्मेदारी उठाई थी कॉस्मोस इंजीनियरिंग ने। एंड कराची ये लोग अपना सारा सामान वगैरह जो है सप्लाई, ये जो मशीन है या फिर सारा जो सामान है उसको सप्लाई करवा रहे थे।
अब 22 जनवरी 2024 के दिन ये जो वेसल है, ध्यान से देखिएगा टाइमलाइन, क्योंकि ये खबर थोड़ी सी पुरानी है न्यूज में, क्योंकि अब आई है तो उसको अपन लोग अब पढ़ रहे हैं। ये 9 जनवरी से चाइना से चला था, और 9 जनवरी से होते होते 22 जनवरी के दिन नवा शेवा के नाम से अपना मुंबई में पोर्ट है, वहां पर ये वेसल पहुंचती है। जो भी इनको सामान वगैरह लेना हो, कुछ जैसे खाने पीने का सामान हो गया, या बाकी जो भी आपको अपना कुछ सामान वगैरह चाहिए होता है, तो वो लेने के लिए, जो भी सप्लाईज वगैरह के लिए जहाज यहाँ पर आया था नवा शेवा पोर्ट पर 22 जनवरी 2024 को। अब ये जहाज आने के पहले हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, हमारी जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं उनमें से किसी ने इनपुट दिया था कि इस पर किस तरीके का सामान जो है वो आ रहा है। तो फाइनली इस इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर जब ये जहाज नवा शेवा पे डॉक कर गया, वहां पर फिर इसको इंस्पेक्ट किया गया, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये दो इस तरीके की सीएनसी लेथ मशीन्स को जो है सप्लाई किया जा रहा है, तो उसके बाद में फिर इनको सीज कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये जो लेथ मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या जो न्यूमेरिकल कंट्रोल वाली, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल वाली जो सीएनसी लेथ मशीन्स हैं, इस पे प्रोमिनेंटली मेटल को काटा जाता है, मेटल वगैरह की शेपिंग वगैरह और बाकी सारी चीजें की जाती हैं। तो इनको जो है सीज करने से का फायदा क्या है, या फिर इसको न्यूक्लियर कार्गो की कैटेगरी में रखा क्यों गया है? जवाब देखिए ये है। एक तो होता है कि आपकी कुछ एक नॉर्मल लेथ मशीन है जिसका इस्तेमाल कई सारी आपकी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये जो लेथ मशीन है ये काफी एडवांस किस्म की लेथ मशीन है, और इनका इस्तेमाल नॉर्मली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए नहीं किया जाता। करने को आप कर सकते हो, मगर प्राइमरीली इन लेथ मशीन्स के ऊपर जिस तरीके के शेप और साइज और जिस तरीके के मेटल काटे जाते हैं, उनका इस्तेमाल मिसाइल्स बनाने के लिए होता है। इस वजह से इस लेथ मशीन को जो है न्यूक्लियर कार्गो बोलकर इसको यहाँ पर सीज किया गया। तो ये जो इक्विपमेंट या फिर ये जो मशीन है, इनकी मदद से पाकिस्तान की जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और स्पेसिफिकली जो न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उनको इसके ऊपर बनाया जा सकता है। लेथ मशीन का काम होता है कि वो मेटल वगैरह काटती है, मगर नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली लेथ मशीन है वो अलग होती है। ये स्पेशलाइज किस्म की लेथ मशीन है, और इस पर जिस तरीके के मेटल्स को काटा जा सकता है, जिस तरीके के शेप बनाए जा सकते हैं, जो सारा मेटल वर्किंग की जा सकती है, उसके कंसिक्वेंसेस, उसके नतीजे ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस या पूरा प्रोग्राम है, उसके लिए जो है जो भी शेप, जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए, जो भी पार्ट्स वगैरह चाहिए, वो सब यहाँ पर काटे जा सकते हैं। तो एक बार जब इसको सीज कर लिया गया, उसको सीज करने के बाद में फिर ये जो कंसाइनमेंट है, इसको डीआरडीओ के आपके ऑफिसर्स ने भी इंस्पेक्ट किया, और उन्होंने भी इस बात को जो है कंफर्म किया है कि ये सारी चीज है। अल्टीमेटली फिर ये सारी की सारी जो खबर है अब निकल कर आई है। अब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने ये पूरा सीज वगैरह किया है, और बाकी सारे लोग, उन्हीं में से किसी ने न्यूज़पेपर ने पूछा था, तो कोई ऑफिसर है, उसने अपनी पहचान तो उजागर नहीं करी, मगर उसने हम ये जो न्यूज़पेपर न्यूज़ में एक खबर छपी है, उसने न्यूज़पेपर वालों को ये बताया है कि ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग है, जो इस पूरे के पूरे कंसाइनमेंट को चाइना से पाकिस्तान तक लेकर जा रहा था, ये इन लोगों की नजर में या फिर इनके रडार में काफी वक्त से है। 2022 से, इनफैक्ट 2022 के जो शुरुआती महीने हैं, वहां से ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग नाम की ये जो कंपनी है, ये भारत की जो एजेंसीज थी, भारत के जो ऑफिसर्स थे, उनकी रडार में थी। इसकी वजह यह थी कि पिछले साल पाकिस्तान, पिछले साल 2022 में पाकिस्तान ने थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को प्रोक्योर करने की कोशिश करी थी एक इटालियन फर्म से, ठीक है जी, या फिर यूं बोलूं कि एक इटालियन फर्म से पाकिस्तान ने कुछ सामान खरीदने की कोशिश करी, और वो सामान को किस कैटेगरी में रखा जाता है? थर्मो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में के इंस्ट्रूमेंट्स, या थर्मो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में रखे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट या सामान उन्होंने खरीदने की कोशिश करी। और इस टाइम पीरियड पे भी जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी थी, इन लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि भाई हम आपका ये सामान पाकिस्तान तक डिलीवर करवा देंगे। ये लोगों ने उस टाइम पीरियड पे भी जो है कंसाइनिंग जो बनने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। अब ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक सामान के नाम पर जो सामान लिया जा रहा था, ये थर्मो इलेक्ट्रिक के नाम पर जो सामान लिया जा रहा था, इसके साथ में भी वही दिक्कत थी कि इसका भी इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं आपकी जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके लिए किया जा सकता था, और ये बात हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पता चल गई। तो तब से ये कंपनी इनके रडार में थी, इनकी नजर में थी, और अकॉर्डिंगली फिर जब इनको पता चला कि फिर से ये इस तरीके से कंसाइनमेंट लेकर चाइना से पाकिस्तान जा रही है, तो इन्होंने इस बार फिर यहाँ पर एक्शन लिया। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी जब ये नवा शेवा नाम का जो हमारा पोर्ट है, वहां पर जब ये सामान जिस भी शिप के थ्रू आया था, तब भी इसको इंटरसेप्ट किया गया था, और तब भी इसी पॉलिसी के तहत में कि हम अपने पोर्ट से ऐसा कोई भी सामान जो है नहीं जाने देंगे जो इस तरीके की न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता हो, इस तरीके का सामान नहीं जाने दे सकते। इस पॉलिसी के तहत में तब भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे सामान को इंटरसेप्ट किया था। 12 मार्च 2022 की बात है, तब इनका ये वाला सामान हम लोगों ने लिया था। इसके पहले चाइना इस तरीके की हरकत और भी कर चुका है। पाकिस्तान को इन्होंने एक ऑटोक्लेव नाम का डिवाइस देने की कोशिश करी थी, ये 2022 के पहले की बात है।
चाइना ने इसके पहले भी जो इस तरीके का डिवाइस पाकिस्तान को सप्लाई करने की कोशिश करी थी, और तब ये बोलकर ये ऑटोक्लेव नाम का जो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था, उसको इन लोगों ने इंडस्ट्रियल ड्रायर के नाम से भेजने की कोशिश करी थी। इंडस्ट्रियल ड्रायर का इस्तेमाल बड़े लेवल पर अगर आपको किसी चीज को सुखाना हो, कपड़े सुखाना या किसी भी चीज को अगर हीटअप करना हो, उसके लिए किया जाता है। तो पाकिस्तान वालों ने एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव। ये इक्विपमेंट मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पाकिस्तान को भेजने की कोशिश करी, ये बोलते हुए कि ये एक इंडस्ट्रियल ड्रायर है, यानी बड़े लेवल पर इंडस्ट्री में चीजें सुखाने के या गर्म करने के काम में ये आएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको ये भेज रहे हैं। इसको भी इंटरसेप्ट किया गया था और इसको भी सीज किया गया था। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि चाइना बेसिकली पाकिस्तान को किराए का कातिल बनाकर भारत के खिलाफ खड़ा रखना चाहता है, भारत के खिलाफ इतना मतलब मजबूत रखना चाहता है कि पाकिस्तान हमें अनॉय करता रहे। अब पाकिस्तान अगर हमें अनॉय करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर हम लोग अपनी मिलिट्री पॉलिसीज बनाएंगे, अपना एक्सपेंडिचर रखेंगे। बट बिट इन द मीन टाइम पाकिस्तान के अनॉयमेंट को कंटेन करने के लिए जितना ज्यादा हम लोग पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज बनाएंगे, चाइना से हमारा उतना ध्यान हटेगा और चाइना इसका एडवांटेज उठाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है, या फिर इंडियन ओशियन में किसी तरीके से अपनी जो है दखल को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर सकता है। काफी सारी चीजें जो है जाकर जुड़ती हैं जियो पॉलिटिक्स में। मगर कुल मिलाकर यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना एक अच्छे प्यादे के तौर पर या फिर एक अच्छे मोहरे के तौर पर कर रहा है। इसके पहले भी ये दो तीन एग्जांपल्स जो है इस बात की गवाही देते हैं। पॉइंट यह है कि इन सारी बातों से एक बात बहुत क्लियर कट समझ में आती है कि अभी जो हम लोगों ने इनकी सीएनसी मशीन्स पकड़ी हैं, इसके पहले ये जो इंडस्ट्रियल ड्रायर के नाम पर ऑटोक्लेव को चाइना ने सप्लाई करने की कोशिश करी, उसके पहले कोई सो कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन्होंने लेने की कोशिश करी, या थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज की कैटेगरी में के नाम पर कुछ ऐसा सामान लेने की कोशिश करी जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए किया जा सकता है। ये सारी बातें एक बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम नाम की एक एग्रीमेंट है या फिर एक ट्रीटी है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को खुले तौर पर वायलेट कर रहा है। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। पाकिस्तान जो है मिसाइल्स या मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको लगती हैं सबको डेवलप करने में, इसके इलीगल ट्रेड में लगा हुआ है। और आज की तारीख में ये क्या कर रहा है, ये मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम जो है एक ट्रीटी है जिसकी मदद से इस तरीके की चीजों को रोका जा सकता है, या रोकने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ये वायलेट कर रहा है। अब यहां से ये जो इतनी मैंने न्यूज आपके साथ में शेयर करी, ये पूरी की पूरी न्यूज शेयर करने के पीछे की वजह यह है कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या होती है ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, और इसी तरीके की दो तीन अपनी रिजीम्स और होती हैं उनको भी मुझे आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और इस घटना के चलते अब ये खबर फिर से हाईलाइट हो गई है। हम लोग भी इसको जाहिर सी बात है इंटरनेशनल फोरम्स पे बार बार उठाएंगे, अब पाकिस्तान हरकतें कर रहा है तो छोड़ेंगे तो है नहीं। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से मसला जो है अभी गर्म होना है। पाकिस्तान वालों ने भी, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक उन्होंने भी ये कह दिया है कि भाई ये तो इंडिया ने हम पे गलत आरोप लगाया है, ये मशीनों का इस्तेमाल तो बेसिकली हम अपने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाले जो हैं वो अपने काम के लिए कर रहे थे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट वो क्लियर है मशीनों से कि उनका ड्यूअल इस्तेमाल हो सकता है, इंडस्ट्रीज में तो इस्तेमाल हो ही सकती है जो जिसका बहाना पाकिस्तान बना रहा है, बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मिसाइल्स वगैरह को डेवलप करने में भी जो है उनका इस्तेमाल हो सकता है। तो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उन्होंने वैसे भी इसको डिनाई कर दिया, डिनाई उनको करना ही था। तो ये मसला भी एस्केलेट होना है, और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और इस तरीके की दूसरी जो आपकी रिजीम्स वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं भी खबरों में आएंगी, इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है। मगर कंटेक्स्ट समझाने के लिए कि पूरी मैं बातचीत आपसे क्यों कर रहा हूं इन रिजीम्स के बारे में, मैंने आपके साथ में एक खबर शेयर करी है। चले अब इस खबर में से अपने काम की जो बात है वो है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इस तरीके की और भी काफी सारी रिजीम्स होती हैं, तो सबको हम लोग एक साथ इकट्ठा पढ़ते हैं। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, मल्टीलैटरल कंट्रोल एक्सपोर्ट रिजीम्स, जिसको शॉर्ट में कई बार MECR भी बोला जाता है, आर वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्रिएटेड बाय द मेजर सप्लायर कंट्रीज टू हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन देयर एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मिलिट्री एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि ये जो मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, ये जो अभी हमको डिस्कस करना है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये भी एक तरीके का मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ये वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। वॉलंटरी का मतलब आपको कोई मजबूर नहीं करता, आप अपनी मर्जी से इसमें साइन करते हो या इसमें जाकर जुड़ते हो। एंड नॉन बाइंडिंग का मतलब ये आपने मॉरली जो है इसमें साइन, आपने ये वादा किया है कि आप ऐसा करोगे या फिर आप ऐसा नहीं करोगे। किसी तरीके की कोई शर्त नहीं लगाई गई कि आपने ऐसा करना ही पड़ेगा, जो भी आपने एग्रीमेंट साइन किया है इसमें लिखी हुई बातों को आपने करना ही पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह की जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब आपसे गुड फेथ में जो है एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो आप
जो भी बातें कह रहे हो आप, जो भी अपनी जबान दे रहे हो, उस पर आप कायम रहोगे। तो याद रखिएगा, ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स वॉलंटरी हैं, आप अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं ज्वाइन करना चाहो तो मत करो। एंड नॉन बाइंडिंग है, मतलब इनमें जो भी बातों पे या जो भी शर्तों पे आप साइन करोगे, उनका पालन ना करने या उनको वायलेट करने पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही या कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इनको क्रिएट किसने किया है? इनको क्रिएट किया है उन मेजर कंट्रीज ने जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। न्यूक्लियर इक्विपमेंट किसके लिए सप्लाई करती हैं? वो सप्लाई करती हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह के लिए आपने रिएक्टर बनाने हैं या न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए वो जो पूरा आपको पावर प्लांट और बाकी सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, उसके बहुत से इक्विपमेंट लगेंगे, तो वो सारे इक्विपमेंट ये लोग सप्लाई करते हैं। तो ये जो मेजर सप्लायर्स हैं इस तरीके के इक्विपमेंट्स का, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम आपस में कोऑपरेट करेंगे, ताकि जो भी हम लोग सामान वगैरह सप्लाई कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल प्रयोग के लिए, उसका किसी भी तरीके से ड्यूअल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या मिलिट्री के केस में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी को ना एक्सपोर्ट की जाए जिसका ड्यूअल यूज हो सकता है। ड्यूअल यूज का मतलब एक तो आप अच्छे काम के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप उसका बुरे काम के लिए भी, या फिर आप अपने मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको यूज कर सकते हो। जैसे ये सीएनसी की मशीन है, इनका ड्यूअल यूज हो सकता है। इंडस्ट्री में आप मेटल कटिंग करना चाहो वो तो आप कर ही सकते हो, बट इसमें मिसाइल के जो अलग अलग पार्ट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी काटा जा सकता है, तो ये आपका ड्यूअल यूज हो गया। एक वो वाली स्पेसिफिक मशीन आती है जिससे मिसाइल के पार्ट्स नहीं बनाए जा सकते, उसको सिर्फ आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करो, वैसी मशीन होती तो एक अलग बात थी। तो यहां पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके का इक्विपमेंट, इस तरीके की चीजें आपने कहीं पर भी सप्लाई नहीं करनी है। ये आपस में इनका एक एग्रीमेंट है जिसका ड्यूअल इस्तेमाल हो सकता हो, यानी कि अच्छे काम के लिए भी, अपने पीसफुल मेजर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको जो है आपका मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके की ड्यूअल यूज वाली टेक्नोलॉजी आपने जो है किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं करनी है। ये एक एग्रीमेंट इन लोगों ने किया हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस एग्रीमेंट को करने के पीछे की लॉजिक या वजह यह है कि किसी भी तरह से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन ना हो। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या? न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, एटम बॉम्ब हो गया, जो भी आप कहना चाहो। एक तो अलग अलग देश इसको बनाना ना शुरू कर दें, जिन्होंने बना रखे हैं, जितने बना रखे हैं वो उसको, उसकी संख्या को और ज्यादा ना बढ़ाएं, या जितने बना रखे हैं उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा इवॉल्व या अपग्रेड कर उसको और ज्यादा घातक या विध्वंसक ना बना लें। ये सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से जो है प्रोलिफरेट ना हो पाए, किसी भी तरीके से इनकी एक आर्म्स रेस ना शुरू हो जाए, उसके लिए ये इस तरीके की रिजीम कुछ आपके जो मेजर न्यूक्लियर सप्लायर देश हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाले देश हैं, उन्होंने आपस में अपने बना रखा है। अब ये जो सारे के सारे आपके एग्रीमेंट्स हैं जो भी हम लोगों को पढ़ने हैं, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के जितने भी ये आपके सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं, एक तो ये यूनाइटेड नेशन से बाइंड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस से बाइंड नहीं है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इनको ना तो बनाया है, ना यूनाइटेड नेशंस इनको लागू कराता है, और ना यूनाइटेड नेशंस इसमें किसी तरीके से इंटरफेयर कर सकता है। पहली बात, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दूसरा, देयर रेगुलेशंस अप्लाई ओनली टू मेंबर्स एंड इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंट्री टू ज्वाइन। यानी कि जितने भी मल्टीलैटरल रिजीम्स वगैरह बनी है एक कंट्रोल को एक्सपोर्ट करने की, इनमें से एक भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं लगाता। जितने भी मेंबर्स कोई भी एक इस तरीके का आपका रिजीम बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है, और उनके ऊपर भी ये नॉन बाइंडिंग है। किसी भी देश के ऊपर इस तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो इस तरीके के रिजीम ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके के रिजीम मत ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है। इंडिया इज नाउ ए मेंबर ऑफ 3 ऑफ द 4 MECRs एक्सेप्ट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स कितनी होती हैं। कुल मिलाकर 4 मल्टीलैटरल कंट्रोल एक्सपोर्ट रिजीम्स हैं, उसमें से भारत जो है आज की तारीख में 3 का पार्ट है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप करके एक एक्सपोर्ट रिजीम है, उसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा 3 जो रिजीम्स है उनका पार्ट है। कौन कौन सी रिजीम्स हैं? पहला है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसका हम लोग पार्ट नहीं है। और ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ये क्या करता है? ये न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी के सप्लाई को, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है कंट्रोल करता है, ताकि किसी के पास में इस तरीके की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना चली जाए जिसका इस्तेमाल इस तरीके के मिसाइल्स या इस तरीके के वेपन्स बनाने के लिए किया जा सके जो न्यूक्लियर नेचर में। पहला तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक हो गया। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप फॉर कंट्रोल ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी दैट कुड बी वेपनाइज्ड। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक ऐसा रिजीम है जो उस सारे केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करता है, जिसको वेपनाइज किया जा सकता है। इस तरीके के अगर आप केमिकल बॉम्ब्स बना लो, या इस तरीके के आप बायोलॉजिकल बॉम्ब्स बना लो, या इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन्स बना लो आप, जिसकी मदद से काफी बड़े लेवल पर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो वो सारी चीजें रोकने की कोशिश ये लोग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वाले करते हैं। तीसरा है द मिसाइल कंट्रोल रिजीम
द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसके बारे में भी अपने को बात करनी है डिटेल में, फॉर द कंट्रोल ऑफ रॉकेट्स एंड अदर एरियल व्हीकल्स केपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या करती है, इस तरीके की मिसाइल्स, इस तरीके के रॉकेट्स कोई ना बना ले हमारी टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी मदद से, जिस रॉकेट्स या जिन मिसाइल्स की मदद से फिर न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजी या इस तरीके के मिसाइल्स, इस तरीके के एरियल व्हीकल्स, इन सबको जो है रोकने की पूरी कोशिश ये आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम करता है। और फिर आता है वासेनार एग्रीमेंट, वासेनार अरेंजमेंट। तो वासेनार अरेंजमेंट जो है ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है कन्वेंशनल आर्म्स का, यानी कि जो आपके नॉर्मल वेपन्स हैं, AK-47 हो गई, या फिर एक लाइट मशीन गन हो गई, या फिर इस तरीके से जो दूसरी आपकी वेपन्स वगैरह होते हैं, आर्टिलरी की मीडियम गन्स हो गई, हैवी आर्टिलरी हो गई, इस तरीके का जो आपके सामान, इस तरीके का जो सामान है, ग्रेनेड्स हो गए, स्नाइपर राइफल्स हो गई, ये सारी चीजें, तो इन सबको कंट्रोल करने की बात करता है। प्लस इस तरीके के गुड्स और इस तरीके के टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने की बात करता है जिनका ड्यूअल इस्तेमाल हो सकता है। एक तो उनका कोई एक आपका पीसफुल इस्तेमाल भी हो सकता है, मगर इसके अलावा कोई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर अपने 4 आप कह सकते हैं कि कंट्रोल रिजीम्स हैं जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं। भारत एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल ग्रुप जो क्या करता है, केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को वेपनाइज होने से रोकने की कोशिश करता है, भारत इसका भी मेंबर है। दूसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो इस कोशिश में लगी है कि ऐसी मिसाइलें और रॉकेट बनाने की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ना एक्सपोर्ट हो जाए जिनसे न्यूक्लियर वेपन सप्लाई किए, जिनसे न्यूक्लियर वेपन मारे जा सकते हैं, इनका इसका भी मेंबर है। और तीसरा है वासेनार अरेंजमेंट जो कन्वेंशनल वेपन्स और ड्यूअल यूज के गुड्स और टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसका भी भारत मेंबर बना हुआ है। तो अब ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है इसको अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस न्यूज में ये जो है निकल कर आ गया है और इसके बारे में अपने को भी डिटेल में, इसके बारे में भी आगे और भी चीजें होंगी क्योंकि ये न्यूज अभी थमेगी नहीं। तो इसके आने की संभावना बढ़ जाती है एग्जामिनेशन में, ये अभी न्यूज में बना रहेगा, तो इसको अपन लोग अब डिटेल में देखते हैं। चले, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप अमॉन्ग 35 कंट्रीज। तो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है 35 देशों के बीच में हुआ एक करार है, या फिर यूं कह सकते हैं कि 35 देशों ने आपस में बैठकर एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट भी कैसा है, इनफॉर्मल है एंड वॉलंटरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कहीं पर कोई पत्थर की लकीर हो गई, आपने इसके ऊपर साइन कर दिया और इसमें जो बातें लिखी हैं उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप इसको मानो या ना मानो, ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। दूसरा ये कि ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब आपकी इच्छा है, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो करो, आपकी इच्छा है आप इसे ज्वाइन करना नहीं चाहते तो मत करो, और आपकी मर्जी है ज्वाइन करने के बाद में आप इसका कितने वक्त तक मेंबर रहना चाहते हो, कब आपका मन करता है, तो जब आपका मन करता है तब आप इससे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो इनफॉर्मल है और वॉलंटरी पार्टनरशिप है। कितने देशों के बीच में है, 35 देशों के बीच में है। याद रखिएगा, यूपीएससी कई बार नंबर्स को फच करती है, 35 की जगह 40 लिख देगी, 25 लिख देगी, 34 लिख देगी, 33 लिख देगी, तो अपने को एग्जैक्ट नंबर ध्यान रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव, to prevent the proliferation of missile and unmanned aerial vehicle technology capable of carrying greater than 500 किलोग्राम payload for more than 300 किलोमीटर। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरीके की मिसाइल्स और इस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर ड्रोन्स वगैरह का प्रोलिफरेशन रोकना, जिनकी ये क्षमता हो कि वो 500 किलोग्राम या उससे ज्यादा पेलोड को लेकर जा सकते हैं कहीं पर और 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। समझिएगा बात को। न्यूक्लियर ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है ये क्या बोल रही है, ऐसी कोई भी मिसाइल, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई भी रॉकेट्स या फिर इस तरीके की कोई भी रॉकेट टेक्नोलॉजी जो 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकता हो और जिसकी ये क्षमता हो कि वो न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जा सकता है, इस तरीके के, प्लस इस तरीके के वेपन्स जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और साथ ही साथ जो 500 किलोग्राम का पेलोड या उससे ज्यादा का पेलोड लेकर जाने की क्षमता रखते हो, इस तरीके के एक तो मिसाइल्स वगैरह, और जब से ड्रोन्स आ गए हैं और इस तरीके के ड्रोन्स डेवलप हो गए हैं तो तब से इस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वगैरह, जिनको हम लोग जनरल भाषा में ड्रोन बोलते हैं, इनका प्रोलिफरेशन रोकना है। इनका प्रोलिफरेशन रोकने का मतलब लोग इनको या फिर कोई भी देश इनको एक्वायर ना कर पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। या फिर कोई देश अगर इसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है तो वो किसी और को सप्लाई ना कर पाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो द मेंबर्स आर दस प्रोहिबिटेड फ्रॉम सप्लाइंग सच मिसाइल्स एंड यूएवी सिस्टम्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय द एमटीसीआर टू नॉन मेंबर्स। तो अभी जितने भी 35 मेंबर कंट्रीज हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के, इन पर यह शर्त लगी है कि भैया आप जो है ये इस तरीके के सामान या इस तरीके की मिसाइल या यूएवी सप्लाई मत करिए जिसमें यह क्षमता हो कि वो 500 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड लेकर जा सकता हो, न्यूक्लियर या अदरवाइज, एंड 300 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस तक मार कर सकता हो। इस तरीके का सामान आपने किसी भी नॉन मेंबर को नहीं सप्लाई करना। ये 35 लोग आपस में तो जो है ये सप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे को, मगर किसी भी दूसरे नॉन मेंबर को जो एमटीसीआर या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं है, उसको आपने इस तरीके का सामान, इस तरीके के वेपन्स, इस तरीके की टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करनी है।
इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ये सारे के सारे डिसीजंस कंसेंसस से लिए जाते हैं। जैसे आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये 500 किलोग्राम ही क्यों है, 1000 किलोग्राम या 250 किलोग्राम क्यों नहीं है, ये 300 किलोमीटर ही क्यों है, 3000 किलोमीटर भी कर सकते थे या 30 किलोमीटर भी कर सकते थे, इसको इस सर्टेन नंबर को आखिर आपने कैसे डिसाइड किया? तो जवाब यह है कि सारे देश आपस में बैठते हैं, जो 35 नेशंस इसके पार्ट हैं, और वो लोग फिर आपस में कंसेंसस करते हैं कि हमें आखिर किस तरीके के जो है किस तरीके से हमें अल्टीमेटली ये आगे लेकर चलना है, किस तरीके से हमको इस तरह से कह सकते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी को बैन करना है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, कितने रेंज या कितने आपका कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके नंबर को हमको फिक्स करना है। ये सारी की सारी चीजें करने की जिम्मेदारी इन लोगों पे आती है। एक बार जब कंसेंसस बन जाता है, जैसे ये 500 किलोग्राम और 300 किलोमीटर पे बना हुआ है, तो इसको लागू कर रखा है। कल को अगर कंसेंसस चेंज होकर 500 की जगह 5000 किलोग्राम और 3000 किलोमीटर तक का हो गया, तो फिर ये वाली रेंज लागू हो जाएगी। मगर कुल मिलाकर इस तरीके से सिस्टम जो है काम करता है। It is not a legally binding treaty, hence no punitive measures could be taken against non-compliance to the guidelines of the regime. जैसा कि मैं पहले ही बताया कि कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तो यह है नहीं कि आपने मानना ही मानना है, तो इसलिए अगर आप इसको वायलेट करते हो तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर आपने इसकी गाइडलाइंस का वायलेशन किया। बट सोच के बताइए, अगर इस तरीके का कोई देश पाया जाता है जो इसकी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है, तो उसका नाम कितना खराब होगा, उसकी गुडविल खराब हो जाएगी, उसके ऊपर 10 तरीके के सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस लगा देगा और बाकी देश भी जो है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे और 50 तरीके की चीजें होंगी। तो अगर कोई देश इनकी ट्रीटी में साइन करने के बाद या इनकी बात को एग्री करने के बाद उसको वायलेट करता हुआ पाया गया, तो वो वैसे ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो आप इसको अपनी तरफ से दंड दो या ना दो, मगर ये अपने तरफ से ही जो है इस तरीके की हरकतें करके अपना नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया जो है इसमें ये जो आपका ये ट्रीटी है या फिर ये जो पूरा रिजीम है 2016 में इसमें शामिल हुआ था 35वें मेंबर के तौर पर। इंडिया 2016 में 35th मेंबर के तौर पर इसमें शामिल हुआ है, ये भी अपने को याद रखना है। एंड इसमें शामिल होने के पीछे की वजह ये थी कि भारत ने इसमें शामिल होकर जब ये एग्रीमेंट पे साइन कर दी और बोल दिया कि हम इतने इतनी रेंज या इतने इतने किलोमीटर से ज्यादा के जो भी आपका यूएवी या फिर मिसाइल्स हैं वो किसी नॉन मेंबर को सप्लाई नहीं करेंगे। इसका हमें फायदा ये हुआ था कि इसके बाद में जो भी इसके मेंबर्स हैं, जो प्रोमिनेंट आपके बड़े इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनसे हम लोग फिर हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज और प्रोग्राम्स वगैरह जो अपने यूएवी या फिर अपने ड्रोन अच्छे क्वालिटी के ड्रोन डेवलप जो हम करना चाहते हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए ये जो 35 नेशंस हैं शामिल इंडिया, इनके साथ में हम लोग ट्रीटी कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हम लोगों ने ट्रीटी करी, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में साइन करने के बाद में हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो वो भी इसका एक मेंबर है उसके साथ में हमने ट्रीटी करी, और उस ट्रीटी के तहत में मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं जिसको एवेंजर नाम से जाना जाता है, बड़े अच्छी क्वालिटी के मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, वो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रोक्योर कर रहे हैं। इजराइल भी इस पर्टिकुलर ट्रीटी का मेंबर है, तो इसमें इस ट्रीटी को साइन करने के बाद इजराइल से हम लोगों ने थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर, यानी कि अगर कोई हम पर मिसाइल मारता है तो उसको रास्ते में ही रोक दे, उसको हवा में खत्म कर दे इंटरसेप्ट करके, इस तरीके का जो सिस्टम है जिसको एरो 2 बोला जाता है, वो हम लोगों ने इजराइल से लिया है। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है जो इसका मेंबर बने बिना हमको नहीं मिल सकती थी, अब हमको मिल रही है। और जाहिर सी बात है हम लोग इस तरीके का सामान किसी को बेचते भी नहीं है जिसके चलते हम इसके वायलेशन में आ जाएं और हम पे कोई सैंक्शन लगे या कोई इस तरीके का काम हो। पाकिस्तान के पास में बेचने के लिए कुछ नहीं है, जितना कुछ था वो सब कुछ बेच बाच के खत्म कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी इस ट्रीटी को नहीं मान रहे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। उनकी दिक्कत यह है कि हम पहले ही खत्म हो चुके हैं, हमें और कितना खत्म करोगे। जो आदमी पहले ही मतलब गलत वर्ड हो जाएगा, मगर जिस आदमी के जो पहले से ही नग्न हो, जिसने पहले ही कुछ नहीं पहन रखा, उसको आप फिर शर्मिंदा नहीं कर सकते ना ये बोल के कि भाई तुमने कपड़े नहीं पहने, या फिर जिसने कपड़े पहने ही नहीं तो उसके आप और क्या फिर उसको फर्दर निर्वस्त्र कर सकते हो या फिर और फर्दर आप उसकी क्या इज्जत उतार सकते हो। तो पाकिस्तान वालों की ये हालत है, इसलिए वो इसकी परवाह इतनी नहीं करते। हम इस पर्टिकुलर रिजीम से काफी कुछ कमा रहे हैं, काफी हमें फायदा मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसके टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को मानते हैं। तो अब ये जो रिजीम है इसका मेंबर होने के चलते, जब एक बार इसके आप मेंबर बन गए, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का जब कि आप मेंबर बन गए, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। एक मेंबर के तौर पे भारत को अपनी कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है इन सबके साथ में शेयर करना पड़ती है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में जैसे कि आपका मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एसेट्स कितने हैं वो आपको इनके साथ में शेयर करना पड़ते हैं, मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड। दूसरा, जो दूसरे कंसल्टिंग मेंबर्स वगैरह हैं इनके साथ में आपको जो भी MTCR आइटम्स आप किसी को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मिसाइल या इस तरीके की चीजें अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में भी बात करना पड़ती है। खासतौर पे वो जिनको नोटिफाई कर रखा है या किसी एक पार्टनर ने अगर फ्लैग कर रखा है कि भाई इस तरीके का सामान कोई भी मेंबर नहीं बेच सकता, और उस तरीके का सामान या उससे मिलता जुलता कुछ सामान अगर आप बेचना चाहते हो तो उसके पहले फिर इन सबको बताना पड़ता है। ये एक पर्टिकुलर शर्त है।
अब इसके चलते हालांकि अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एसेट्स इतने 35 देशों को बताना अच्छी बात नहीं है, इनमें से कोई पाकिस्तान को भी बता सकता है, चाइना को भी बता सकता है, ये खतरा तो है, ऑब्वियस सी बात है, बट इसके बारे में अपने देश के नेताओं ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि चाइना जो है ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं है। हालांकि उसने जबानी मुंह जबानी ये वादा कर रखा है कि एमटीसीआर की जो ओरिजिनल गाइडलाइंस है वो उनका पालन करेगा, और उसके बाद में जो फर्दर सब्सिक्वेंट एडिशंस होते चले जाएंगे उसका वो पालन वालन नहीं करेगा, मगर जो शुरुआती ओरिजिनल गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, उनका ये पालन करेगा। अब कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है वो तो अपने को न्यूज से समझ में आ ही गया है, पाकिस्तान को इस तरीके की वेपन्स और सारी टेक्नोलॉजी ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनकी हरकतें बता ही रही हैं, जिससे अपने को समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली चाइना वालों ने कह रखा है कि हम इस रिजीम के मेंबर नहीं है, बट हम जबान देते हैं कि हम इसके जो भी आपके ओरिजिनल गाइडलाइंस हैं जो हमने भी डिस्कस किया उनका पालन करेंगे। आगे तुम हालांकि इसमें जो भी एडिशन मेडिशन करते चले जाओगे वो हम लोग नहीं मानेंगे, ये सारी बात चाइना वालों ने कर रखी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज। इससे ज्यादा इसमें और कुछ अपने काम का नहीं है। न्यूज तो मैंने आप लोगों के साथ में पूरी डिस्कस कर ही ली थी कि ये क्या है, कहां से हम लोगों ने सब सीज वगैरह किया है। इसमें अपने काम की दो ही चीजें हैं, एक तो ये जो चारों आपकी रिजीम्स हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और वासेनार एग्रीमेंट, ये अपने को पता होना चाहिए कि किस किस चीज से रिलेटेड है। और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्योंकि अभी न्यूज में रहेगा इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में अपने को पता होना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड an umbrella organization for urban cooperative banks named the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited। तो समाचार यह है कि जो यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर है अमित शाह, अब कई लोग बोलेंगे कि अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर तो है ही, मगर साथ ही साथ कॉपरेशन मिनिस्ट्री के नाम से एक मिनिस्ट्री सेटअप की गई थी कोऑपरेटिव्स की, कोऑपरेटिव्स के लिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, तो ये उसके भी मिनिस्टर है। उस हैसियत में यूनियन कोऑपरेट मिनिस्टर अमित शाह साहब ने एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी है या फिर एक नए ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जितने भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन सबके लिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना समझिए कि कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, शहरी क्षेत्रों में चलने वाले कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक नई संस्था या फिर एक नई बॉडी यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, आपका कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है उस हैसियत में अमित शाह ने बनाई है। इस बॉडी का नाम क्या है? बॉडी का नाम है द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस नई संस्था का नाम क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एनयूसीएफडीसी बोला जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को इनॉग्रेट करते वक्त, इसकी स्थापना करते वक्त मिनिस्टर साहब ने यह बोला है कि इसको बनाना वक्त की जरूरत हो गई थी और इसी के साथ में सेल्फ रेगुलेशन के एक नए एरा की शुरुआत होगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। अब ये बात बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहां से अपने को ध्यान रखना है कि अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक नई बॉडी जो है जिसका नाम ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना हो गई है। इसका काम क्या रहेगा या फिर ये करेगी क्या? जवाब यह है कि एक एक्ट होता है आरबीआई का, एक एक्ट है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर एक एक्ट है जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सारे बैंक्स के रेगुलेशंस के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकता है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस का फिर उन बैंक्स को पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास में जितना भी डिपॉजिट आता है तो वो सारा का सारा डिपॉजिट आप लोन में नहीं दे सकते, कुछ पैसा आपको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो के फॉर्म में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में। आप लोन देना चाहते हो तो अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है कि किसको आप कितना लोन दे सकते हो। इस तरीके से काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अलग अलग बैंक्स को उनका पालन करना पड़ता है। अब जैसे जैसे भारत में बैंकिंग डेवलप हुई है वैसे वैसे बैंक्स की भी अपनी अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ आपके प्योर कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह हो गए, सिटी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। इस तरीके से जो बैंक हैं जो प्योर आपका प्रॉफिट के मोटिव पर चलते हैं इनको बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो प्योरली प्रॉफिट के मोटिव पर नहीं चलते, वो अपने जो मेंबर्स वगैरह हैं उनकी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए भी चलाए जाते हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उसी में एक कैटेगरी जो है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की है। अब ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं ये इनके साथ में कंप्लायंस के इशू आ रहे थे। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत में अलग अलग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए हैं कि भाई आपने इन शर्तों का पालन करना है, इतना पैसा आपने रिजर्व में रखना है, इतना आप लोन में बांट सकते हो, इतना ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इस तरीके से आपने अलग अलग अपनी शर्तें रखी हुई हैं।
कई बार कई सारे इश्यूज के चलते इनका कंप्लायंस नहीं हो पाता तो फिर उसके चलते वो बैंक जो है फिर खड्डे में जाने लगता है, वो बैंक जो है फेल होने लगता है, फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है, उसके चलते फिर पैनिक हो जाता है, फिर बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाता है। इससे बचने के लिए अब आरबीआई जो है इस बात की शिकायत काफी वक्त से सरकार से कर रहा था कि आपने कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके, ये हमारे नियम कायदों को मान सकें, ढंग से ये बैंकिंग कर सकें, इसके लिए कुछ करवाइए। तो अल्टीमेटली फिर ये संस्था बनाई गई है। अब इस संस्था की जिम्मेदारी है सरकार के बिहाफ पे कि जितने भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो छोटे छोटे आपके बैंक्स वगैरह हैं, इन सबसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस या नॉर्म्स का पालन आपने करना है। ये बैंक्स उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ये संस्था देखेगी, और अगर कहीं पे फेल हो रहा है तो फिर वो उसको पालन करवाने में हेल्प करेगी। साथ अब आज की तारीख में ये कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ये आप इस तरह से समझो कि इस संस्था के अंडर में ये जो संस्था बनाई गई है, ये NUCFDC के नाम से, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लोग कितने बैंक्स को कंट्रोल करेंगे, या फिर इनके अंडर में सीधे सीधे 1500 बैंक आते हैं, 1500 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको, और इनकी लगभग 11,000 के करीब ब्रांचेस हैं। तो लगभग 1500 बैंक्स आप हैंडल कर रहे हो और उनकी 11,000 के करीब ब्रांचेस आपने हैंडल करनी है, लंप सम और एक बड़ा काम है। इन सारे बैंक्स में कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ के आसपास में आज की तारीख में डिपॉजिट पड़ा हुआ है। इन सारे बैंक्स ने टोटल लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का लोन दे रखा है। अब और इसके बाद में आज की तारीख में इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो नेट एनपीए है वो लगभग 2.10% के आसपास है। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में अपना अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर अपने को देखने को मिल रहा है। बट ये डिपॉजिट और बढ़ाया जा सकता है, ये लोन और बढ़ाए जा सकते हैं, ये एनपीए और कम किया जा सकता है। ये सारी चीजें करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत में आरबीआई ने जो आपके नॉर्म्स वगैरह बनाए उनका पालन करना जरूरी है। अब वो पालन करवाने की जिम्मेदारी इस संस्था ने उठाई और वो लोग अभी सारा का सारा काम इन लोगों से करवाएंगे। तो इसीलिए मंत्री जी ने यहां पर बोला था कि ये वक्त की जरूरत थी, तो वक्त की जरूरत अपने को समझ में आ रही है क्यों थी, और यहां से सेल्फ रेगुलेशन की शुरुआत होगी। यानी कि आप खुद ही अपने आप को रेगुलेट करोगे तो अलग से आरबीआई को डंडा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरबीआई के डंडे का मतलब है कि बैंक फिर जो है उसके साथ में अच्छा खासा काम होगा, उसके ऊपर फिर अच्छी खासी आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे और कई सारी चीजें होंगी। वो फिर आरबीआई जब डंडा चलाता है तो फिर पैनिक की स्थिति आ जाती है। जिन्होंने उस बैंक में पैसा डाला होता है फिर वो एकदम छाती पीटने लगते हैं, तौबा मचाने लगते हैं। उससे बचने के लिए आरबीआई आपका डंडा ना चलाए, उसके पहले ही अपनी एक संस्था बनाओ जो देख ले कि कहीं पे क्या गड़बड़ हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको सॉल्व करवा दे, ताकि फिर उस तरीके की स्थिति से बचा जा सके। आप सेल्फ रेगुलेशन करोगे तो फिर आप भी खुश रहोगे, आरबीआई भी खुश रहेगा, और जो आपके डिपॉजिटर्स हैं वो भी खुश रहेंगे, पैनिक की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए बोला गया है कि सेल्फ रेगुलेशन की सेक्टर में ये नई शुरुआत है, एंड ये सारा का सारा काम अभी ये लोग करवाएंगे। तो ये सारी बात अपन ने देख ली। अब सवाल उठता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, शॉर्ट में इसको यूसीबी भी बोला जाता है, आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑपरेट इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया इन इंडिया। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में काम करते हैं। छोटे छोटे आपके जो शहर हैं, खासतौर पे प्रोमिनेंटली महाराष्ट्र का इलाका हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरीके के जो आपके इलाके हैं जहां पे कोऑपरेटिव मूवमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे खासतौर पे ये बात सच है या लागू होती है। जो छोटे शहर हैं या ऐसे शहर जो जिसमें ग्रामीण आपका कह सकते हैं कैरेक्टर भी है मगर कुछ आपका थोड़ा बहुत अर्बन कैरेक्टर भी है, तहसील वगैरह हो गई, इस तरीके के छोटे छोटे अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में ऑपरेट करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, ये आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। They are registered under the Cooperative Societies Act and functions as a cooperative entity owned and operated by their members. अब इनको जब रजिस्टर करवाया जाता है तो इनको हर एक स्टेट की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, उसके तहत में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत में एक्ट में इनको जो है रजिस्टर करवाया जाता है। एंड इनकी जो फंक्शनिंग होती है और इनका जो ऑपरेशन होता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर करते हैं जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर इस बैंक को रजिस्टर करवाया गया। ये एक बेसिक डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में। कमर्शियल बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, आरबीआई उसका लाइसेंस अलग तरह से देता है। यहां पर जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसकी कहानी क्या है? इसको अर्बन कोऑपरेटिव या इनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है, इसके तहत में इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे, और उसके बाद में बैंकिंग का लाइसेंस लिया जाता है। अब वो बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाने के बाद में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जिसके नाम पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इसको ओन करते हैं इस बैंक को, और वो फिर जो है इसको ऑपरेट करते हैं। कमर्शियल बैंक में ये होता है कि जिसके पास में उस बैंक के जितने शेयर्स होते हैं या फिर जितना परसेंट उसमें हिस्सेदारी होती है उतनी उसके पास में ओनरशिप होती है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका ओनर मानी गई है। ठीक है जी। यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड कस्टमर्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन, रेमिटेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अब ये जो
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये बैंकिंग की सर्विसेज लगभग लगभग वही सारी प्रोवाइड करते हैं अपने सारे कस्टमर्स को जो बैंकिंग की सर्विसेज आपका कमर्शियल बैंक करता है। मगर यहाँ पे खासियत यह है कि इनके जो मेंबर्स हो गए और बाकी सारे लोग हो गए, क्योंकि छोटे इलाकों में ऑपरेट करना है, तो कमर्शियल बैंक की अपेक्षा ज्यादा आसानी से आपको लोन दे देंगे, उतनी खतरनाक तरीके से स्क्रूटिनी नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी होता है कई बार कि अपने जो इनकी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा कह सकते हैं ज्यादा फेवरेबल होती हैं किसानों के लिए, या फिर इनकी जो शर्तें होती हैं उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती लोन देते वक्त में, जिस तरीके की शर्तें कमर्शियल बैंक लगाते हैं। तो अपने जो कस्टमर्स हैं मोर और लेस इनको वो बैंकिंग की सारी सुविधाएं देते हैं जो कमर्शियल बैंक देते हैं, बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं ढील के साथ में, थोड़े से नर्म नियमों के साथ में आप जो है ये अपना बैंकिंग का फंक्शन ऑपरेट करते हो। दे प्राइमरीली सर्व द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इन अर्बन एरियाज। तो वही बात की, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो आपकी कम्युनिटीज हैं छोटी छोटी, जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं, या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसी तरह जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं भी जुड़े हुए तो इस तरीके के लोगों को ये लोग केटर करते हैं, इस तरीके के लोगों को ये लोग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। Urban cooperative banks are governed by a board of directors elected by their members and operate on a cooperative principle where each member has equal voting rights। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में। कमर्शियल बैंक में जिसकी जितनी परसेंटेज हिस्सेदारी होती है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उतना परसेंटेज होता है वोटिंग में, यहां पर ऐसा नहीं होता। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक बोर्ड, उसके जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका इलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग हैं सबके पास में एक एक वोट होता है। बाकी जो आपके कमर्शियल बैंक्स के बोर्ड होते हैं उसमें जैसे एसबीआई की बात करें तो सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उनके पास में मेजॉरिटी हो जाएगी वोट वगैरह में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, तो उनके पास में ज्यादा मेजॉरिटी आ जाती है वोटिंग के राइट्स वगैरह के केस में। यहाँ ऐसा नहीं है। आपका जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसको किसने बनाया? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाया। इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य जो है मिलकर एक अपना कोऑपरेटिव इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करेंगे, और इसमें जितने भी लड़के बैठेंगे 5, 10, 15, 20 डजंट मैटर, सबके पास में एक एक वोट होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी परसेंटेज हिस्सेदारी है तो तुम्हारे पास ज्यादा वोट हो गया, या तुम्हारे वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई, तुम्हारे पास कम है तो तुम्हारी कम हो गई। वन मेंबर वन वोट के प्रिंसिपल पर ये लोग काम करते हैं। एंड दे आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड आर सब्जेक्ट टू वेरियस नॉर्म्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई टू इंश्योर देयर स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस। तो अब क्योंकि आपने बैंक चलाना है तो जितने भी भारत में बैंक चलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते वो आरबीआई के अंडर ही हैं। तो क्योंकि आप ये भी बैंकिंग की फैसिलिटीज वगैरह दे रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, तो इनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कंट्रोल करता है, और अलग अलग किस्म के नॉर्म्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस वगैरह टाइम टू टाइम इशू करता रहता है, जिसका इनको पालन करना है ताकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे, और किसी तरीके से बैंक लॉस मेकिंग एंटिटी ना बने, खड्डे में ना जाए, एंड प्रॉफिटेबली काम करते रहें। इसको ध्यान देने के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत में, इस एक्ट के तहत में ये लोग काम करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। यहां से अब क्या क्या अपने काम की बातें हैं अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि ये संस्था का नाम क्या है, ये संस्था करेगी क्या, एंड इसके बाद में आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या करता है या क्या नहीं करता, एंड लास्टली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह क्या होते हैं। 3-4 क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इनके पास में वोटिंग राइट किस तरह से होता है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कराते हो, कहां पे कराते हो, आरबीआई किस एक्ट के तहत में इनको गवर्न करती है, इस तरीके के सवाल वगैरह यहां से बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द न्यू प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स PRP Act 2023 came into force on 1st March 2024। मतलब एक नया कानून है जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ये 1 मार्च 2024 से फोर्स में आ गया। पिछले साल ये कानून पास हुआ होगा, उसके बाद फिर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में 1 मार्च 2024 से इसको लागू करवा दिया। अब जिस दिन ये कानून लागू हुआ है उसी के साथ में अब क्योंकि ये नया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट है, यानी कि कोई पुराना आपके पास में इसी तरीके का एक्ट होना चाहिए, तो जो पुराना एक्ट है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, जैसे ही ये वाला कानून लागू हुआ है उसी के साथ में ये वाला कानून अब रिपील हो गया है, फिर ये वाला कानून अब निष्प्रभावी हो गया है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 1867 से ये कानून चल रहा था एंड फाइनली 2023 में जाकर जो है इसको रिप्लेस किया गया है। कहीं ना कहीं से ये भी समझ में आता है कि हम एज अ सोसाइटी या फिर एज अ पॉलिटी कितना स्लो है चेंजेस को अडॉप्ट करने में। एट द सेम टाइम ये भी समझ में आता है कि कानून 1867 में इस तरह से बनाया गया था कि उसमें ज्यादा बदलाव किए बिना भी हम लोग 2023 तक खींच ले गए उसको, जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे थे टेक्नोलॉजी और सब चीज के साथ में। तो दोनों तरफ से इसको कहा जा सकता है कि 1867 का कानून बनाने वाले कितने वाइज रहे होंगे कि उनका कानून अब तक चल गया। एंड
एट द सेम टाइम की सोसाइटी कहीं ना कहीं कितना स्लो है चेंजेस को अडॉप्ट करने में, या चेंजेस जो सोसाइटी में आ रहे हैं उनको एक्नॉलेज कर कर कानूनी तौर पर अडॉप्ट करने में आपकी पॉलिटी या फिर आपकी जो पार्लियामेंट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, ये बात भी अपने को दिखती है। खैर जो भी हो, 1 मार्च 2024 से ये नया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट के नाम से नया कानून आ गया है, और 1867 वाला प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ये अपना रिपील हो गया। अब इससे इस कानून के तहत में अब होता क्या था, अगर आपने कोई रजिस्ट्रे नया न्यूज़पेपर शुरू करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, या फिर अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो फिर उसका भी जो वक्त वक्त पर आपका पब्लिश होती है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता था, कोई जर्नल या कोई मैगजीन निकालना चाहते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता था। ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन पहले इस कानून के तहत में करवाया जाता था, जो पुराना वाला कानून था 1867 का। अब से अगर आपने किसी नए न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन कराना है, या कोई अब ये जो बुक्स वर्ड यूज किया गया था यहाँ पर, उस बुक्स की जगह पे इसको चेंज करके पीरियोडिकल्स कर दिया गया। पीरियोडिकल्स का मतलब है कोई भी ऐसा कोई भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह जिसको टाइम टू टाइम छापा जाता है, जो बार बार जो है प्रिंट में जाता है। बुक्स वगैरह जैसे होती हैं, इस तरीके के जो दूसरे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम छपते रहते हैं पीरियोडिकली, उसके लिए आपने वर्ड इस्तेमाल किया है पीरियोडिकल। तो इस एक्ट के तहत में अब होगा ये कि जो नया न्यूज़पेपर आपने अगर रजिस्टर करवाना है या कोई पीरियोडिकल है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस अब ऑनलाइन होगी। पहले इसको ऑफलाइन जाके मैनुअल तरीके से करवाना पड़ता था, वो पूरा प्रोसेस बंद। आपसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी, और इसके लिए आपको एक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। इस पोर्टल का नाम रहेगा प्रेस सेवा पोर्टल। इनफैक्ट ये पोर्टल पहले से ऑपरेट करता है, बना हुआ है पहले का। तो प्रेस सेवा पोर्टल पर जाकर आप अपना जो भी नया न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते हो, नया पीरियोडिकल है, इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। पहले ये सारा रजिस्ट्रेशन का जो काम है उसको करने वाले एक व्यक्ति का या संस्था का नाम था रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। ठीक है जी, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, RNI। इस भाई का भी नाम चेंज किया गया है, और इनका नाम चेंज कर अब इनको रीनेम किया गया है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, PRGI के तौर पर। तो ये भी एक चेंज है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है कि इस कानून के तहत में जो रजिस्ट्रार जनरल, जो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया हुआ करता था, जिसको शॉर्ट में NI कहा जाता था, RNI कहा जाता था, इसको अब से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और ये सारी की सारी प्रक्रिया जो पहले मैनुअली हुआ करती थी, अब प्रेस सेवा पोर्टल के तहत में ऑनलाइन करवाई जाएगी। ये कानून लाने के पीछे की वजह यह है कि भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया की पॉलिसी लेकर चल रही है, जिसके तहत में मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस वो चाहते हैं किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की प्रोसेस में, तो उसी नीति की लाइन को फॉलो करते हुए न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन या फिर कोई पीरियोडिकली छपने वाले डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी टाइम टू टाइम आपका ऑनलाइन ही हो जाए, उसके लिए आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसेस चलवाई जा रही है। पहले का जो मैनुअल प्रोसेस होता था उसको अब ये रिप्लेस कर देगी। इस मैनुअल प्रोसेस में ये होता था कि आपको मल्टीपल स्टेजेस में जो है अप्रूवल मिलता था, हर एक स्टेज पर फिर आपके जो है कई सारी प्रोसेसेस हुआ करती थी। इसके चलते एक तो करप्शन के चांसेस बनते थे, अननेसेसरीली जो है फिर हार्डशिप होती थी जो न्यूज़पेपर खोलना चाहता है उसके लिए, या फिर कोई अगर जर्नल अपना या कोई जर्नल या कोई आपका टाइम टू टाइम पीरियोडिकल छपवाना चाहता है उसके लिए। प्लस इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता था, जो पब्लिशर्स वगैरह होते थे उनका बहुत टाइम कागजी कार्रवाई करने में निकल जाता था। ये सारी एनर्जी अगर वो अपना पब्लिकेशन में लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस लॉजिक के साथ में अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है चेंज की जा रही है। अब क्योंकि इन्होंने पहले से प्लान बना लिया था कि हमको इस तरीके से करना है, इसके लिए हमको एक ऑनलाइन पोर्टल की जरूरत पड़ेगी। तो ये कानून लागू करने के पहले ही जो है एक प्रेस सेवा पोर्टल आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था। इस पोर्टल के ऊपर ही जाके आप अपनी जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो सबमिट करोगे, और ऑनलाइन फिर आपका जो भी सारा वैल्यूएशन वगैरह होना है हुआ के आपको अप्रूवल यहीं पर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसी पोर्टल के साथ में एक वेबसाइट भी जो है कंपनी की गई है, उस वेबसाइट की मदद से फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सारी प्रोसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन भी आपको यहां से मिल जाएगी। लोगों की आपको किसी भी तरीके की ह्यूमन इंटरवेंशन की आपको यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहां पर निकल कर आता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे जो पुराना कानून है उसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, यानी कि इसमें न्यूज़पेपर्स की जगह पे आपने क्या बोला है, प्रेस वगैरह, यानी जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह छप रहे हैं उसके रेगुलेशन की बात यहां पर आ रही है। तो यहां पे प्रेस या रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, तो उसके लिए प्रेस वर्ड यूज किया गया। साथ ही साथ यहां पे यह भी बताया गया है कि न्यूज़पेपर्स के अलावा हम लोग बुक्स वगैरह जो है उनका भी अगर आप छपवाना चाहते हो तो उसका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये कानून बना था 1867 में, और ये बना था अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। अब अंग्रेजों को आधे टाइम यही डर रहता था कि कोई ऐसी चीज ना छप जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे अंग्रेजों की सरकार या उनकी अथॉरिटी को क्रिटिसाइज किया जाए। इसलिए ये कानून बनाया गया था, जिसमें न्यूज़पेपर का तो रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपका पूरा इवैल्यूएशन होता ही था। किताब जो भी आपका टाइम टू टाइम छपती है, वक्त वक्त पे उसके अलग अलग प्रिंट रीप्रिंट होते रहते हैं, तो उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। भारत सरकार ने नए कानून में अब ये किया है, क्योंकि अंग्रेज अब रहे नहीं, इतना भारत में आजादी है कि आप जो है लिखना चाहो, बोलना चाहो, क्रिटिसाइज करना चाहो तो कर सकते हो। सरकार उस आलोचना को बर्दाश्त करती है, संविधान आपको बकायदा
आपका राइट टू स्पीच देता है, जिसके तहत में आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो फाइनली इस कानून ने किया यह है कि बुक्स और जर्नल्स जो थे, इसको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल दिया है। पहले ये होता था पुराने कानून में कि आपको बुक्स को रजिस्टर कराना पड़ता था। अब वो कानून 1867 का बना हुआ है, लागू मगर वो आज भी है, तो रजिस्ट्रेशन आपको आज भी कराना पड़ रहा है। मगर अब क्योंकि बुक्स और जर्नल्स को इसके परव्यू से हटा दिया गया है, तो अब से इस सब का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत आपको नहीं है। नया जो कानून है उसने पीरियोडिकल जो शब्द इस्तेमाल किया है, फिर से देखिए यहाँ पे नए कानून ने क्या बोला है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल। पहले वाले ने बोला था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, बुक्स को इन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है रजिस्टर कराने की। नए वाले ने बोला है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। तो इसमें जो ये पीरियोडिकल शब्द है, इसको इस कानून ने कैसे डिफाइन किया है? ये कानून बोलता है any publication including a newspaper which is published and printed at regular intervals containing public news or comments on public news but does not include a book or a journal of scientific, technical and academic nature। तो पीरियोडिकल किसको बोला गया है? पीरियोडिकल बोला गया है न्यूज़पेपर, तो है ही न्यूज़पेपर, तो उसमें आएगा ही आएगा। न्यूज़पेपर के अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो टाइम टू टाइम छपता रहता है, मगर उसमें या तो कोई पब्लिक न्यूज है, समाज में कोई घटी हुई घटना थी वो उसको बता रहा है, जैसे आपकी मैगजीन्स हो गई, मंथली मैगजीन हर महीने छपती हैं, उसमें आप 1 महीना पुरानी भी घटना होगी तो वो उसका भी जिक्र करेगा, या 6 महीने पुरानी भी कोई बात होगी तो उसका भी जिक्र करेगा। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर के अलावा जो टाइम टू टाइम छपता है, जैसे इंडिया टुडे नाम की आपकी मैगजीन हो गई, फ्रंट लाइन, आउटलुक, इस तरीके की अलग अलग मैगजीन्स वगैरह हो गई, जिसमें या तो कोई पब्लिक न्यूज का जिक्र किया गया है या फिर किसी पब्लिक न्यूज से रिलेटेड कोई कमेंट वगैरह किए गए हैं, बट इसमें कोई किताब नहीं आएगी। इसमें जो आपकी जो बुक्स छपती हैं या जो साइंटिफिक जर्नल छपते हैं, जो थीसिस लिखी जाती है, या फिर कोई टेक्निकल और एकेडमिक नेचर की अगर कोई आपकी थीसिस या जर्नल लिखे जाते हैं, तो वो सारे इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, वो सब इसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक तो आपका न्यूज़पेपर इसके अंडर में आएगा, और इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स जिसमें या तो कोई न्यूज का जिक्र आ रहा है या फिर किसी न्यूज से रिलेटेड कोई कमेंट वगैरह उसमें किए जा रहे हैं, इसको पीरियोडिकल माना जाएगा। अगर आपने कोई किताब लिखी है, चाहे फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, उसको पीरियोडिकल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई थीसिस लिखी है, कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखा है, कोई जर्नल लिखा है, कोई एकेडमिक नेचर का आपने कोई डॉक्यूमेंट या कुछ इस तरीके की बात लिखी है, या कोई आपका एकेडमिक जर्नल लिखा है, तो उसको भी जो है इसमें पीरियोडिकल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो साइंटिफिक जर्नल हो गया, टेक्निकल नेचर का जर्नल हो गया, एकेडमिक नेचर का जर्नल हो गया, कोई आपका किताब हो गया, कोई नॉवेल हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल नहीं की गई हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नए कानून के तहत में पीरियोडिकल को जो डिफाइन किया गया है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है। तो किताबें शामिल नहीं है, और एकेडमिक नेचर के जर्नल, टेक्निकल नेचर के जर्नल, ये सारे इसमें शामिल नहीं किए गए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें से और कुछ अपने काम का नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चंस वगैरह बन सकते थे वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, न्यूज भी अपन ने इसको डिस्कस अच्छे से कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं इसे। नेक्स्ट न्यूज में हमको डिस्कस करना है हंगूल के बारे में। हंगूल बेसिकली डियर की एक प्रजाति है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, और ये एक इंडिजिनस डियर है। JNK के अलावा या कश्मीर के अलावा स्पेसिफिकली ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। पहले मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूं कि हंगूल दिखता कैसा है। देखिए, ये अंगुल की फोटोग्राफ है, बहुत मैजेस्टिक डियर है। आप इसके सींग देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो ये डियर की एक आपकी प्रजाति है, इंडिजिनस प्रजाति है। एक और फोटोग्राफ देखिए इसकी, जो जो कश्मीर में पाई जाती है प्रोमिनेंटली। इनफैक्ट ये कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है। ये जब स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था तब उसका स्टेट एनिमल था, और आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में ये यूटी ऑफ JNK का भी स्टेट एनिमल है। तो ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। आज की तारीख में ये बहुत कम मात्रा में बचे हैं, बहुत कम संख्या में आपको ये देखने को मिलते हैं, एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, विलुप्त होने की कगार पे खड़े हुए हैं। एंड इनके कंजर्वेशन के लिए काफी सारे प्रयास वगैरह हो रहे हैं, तो इसके चलते बीच बीच में इसको लेकर खबर आती रहती है। अब समाचार ये है कि इस बार का जो आपका मीटिंग सीजन गया है, ये अब तक के हंगूल के जितने भी मीटिंग सीजन हुए थे उसमें अब तक का सबसे हेल्थीएस्ट सीजन माना जा रहा है, और इसके नतीजे में स्प्रिंग तक जो ऑफस्प्रिंग जो इनके बच्चे वगैरह होंगे इस मीटिंग सीजन के कंसिक्वेंस के तौर पर, उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हंगूल की जो टोटल जनसंख्या है वो 300 क्रॉस कर सकती है। 1947 से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो हंगूल की जो जनसंख्या है, जो हंगूल की संख्या है, वो लगातार कंसिस्टेंटली कम होती चली जा रही है। 2015 के आसपास अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड माने तो लगभग 183 के करीब हंगूल बचे हुए थे। 2021 आते आते इनकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा हुआ और लगभग 261 के या 261 के आसपास में हंगूल बचे हुए हैं। और अब ये जो मीटिंग सीजन है इसके कंसिक्वेंस के नतीजे में उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद हंगूल की संख्या या जनसंख्या 300 क्रॉस कर जाएगी। अच्छा जी, वैसे तो ये कश्मीर वैली के कुछ सर्टेन इलाकों में पाए जाते हैं, बट जो JNK का या श्रीनगर से थोड़ा डिस्टेंस पर डाचीगाम नेशनल पार्क बना हुआ है JNK में, वो इनका प्रोमिनेंटली नेचुरल होम है, वहां पर इनके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहीं पर इनको कैप्टिविटी में ब्रीडिंग करवाने की भी जो है फैसिलिटी बनाई गई है, ताकि अगर एकदम ही ऐसा वक्त आ जाए कि इनकी संख्या 100 से कम चली जाए तो फिर उस वक्त में ये जो कैप्टिविटी में ब्रीड करके हंगूल वगैरह बड़े किए जा रहे हैं उनकी मदद से इसकी प्रजाति को बचाया जा सके, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बट प्रोमिनेंटली डाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का एक ऐसा
ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे नेचुरली ये पाए जाते हैं और यहाँ पर इनको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए काफी सारे एफर्ट्स लगवाए जा रहे हैं। तो आगे से याद रखिएगा हंगूल के बारे में 2-3 बातें। कहां पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। आईयूसीएन की बात की जाए तो उसमें भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। भारत का जो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है उसके भी आपका शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। इसके बाद में प्रोमिनेंटली कहां देखने को मिलता है? डाचीगाम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। एक और सवाल कि डाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? तो वो कश्मीर में है। एंड इसकी संख्या आजादी के बाद से कंसिस्टेंटली बढ़ी है या घटी है? तो जवाब यह है कि इसकी संख्या हमको घटती हुई दिखी है, बट अभी रिसेंट ईयर में इसकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा हुआ। अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ रही है, स्टेबलाइजेशन की तरफ में जा रही है। सो ऐसे कुछ सवाल यहां से बन सकते हैं हंगुल के बारे में, ये अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 4 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नियर एंड डियर वंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे भी इस चैनल को शेयर करें। जितना हो सके उतना इस वेंचर का फायदा उठाएं एंड अच्छे से अच्छा अपने करियर में करते रहें, अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंचे और देश की तरक्की और उन्नति में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।